हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के होने वाली है। और मैंने बोला था आपको कल की वीडियो में कि 10 दिन तक लगातार मैं आपको बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आज की जो क्लास है पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाने के बारे में सोचा है। तो उस टॉपिक का नाम रहेगा आपका पैसेज सॉल्विंग ट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं पैसेज की बात करता हूं तो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स के मन में लगातार एक क्वेश्चन उठता रहता है कि पैसेज को सोल्व कैसे करें। हालांकि उन्होंने आज तक इस क्वेश्चन को सोल्व किया है और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो एक अच्छा इंप्रेशन होता है एग्जामिनर के माइंड में, जो एक इंप्रेशन छपाने वाली बात है, इट मींस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस वाली अगर मुझे ईडीएम को एग्जामिनर के मन में वापस से इस चीज को डालना है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक अच्छा कैंडिडेट हूं जो कि 95 स्कोर कर सकता है, जो कि मोर देन 95 स्कोर कर सकता है, तो उसके लिए मुझे इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन और सीक्वेंशियल ऑर्डर में करना बड़ा जरूरी है। तो पहली चीज तो ये कि आपको करना क्या है, दूसरी चीज आपको क्या नहीं करना है। तो मैं पहले पॉइंट के ऊपर बात करूंगा कि हमें क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में पैसेज का, ठीक है। और अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसकी मार्किंग स्कीम अलग अलग हो जाती है। जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के एग्जाम के पेपर की मैं बात करूं, वहां पर इंग्लिश जो है उसमें पैसेज की मार्किंग आपकी होती है 15 मार्क्स। इसी तरीके से जो अपना 10th क्लास का जो बोर्ड है उसमें पैसेज की मार्किंग होती है 25। इट मींस अगर मैं बोलूं कि 12वीं क्लास के बच्चों को तो 15 नंबर का मिलेगा और 10वीं क्लास के बच्चों को मिलेगा 25 नंबर का। तो 25 में से 25 और 15 में से 15 नंबर लाने के लिए आज की ये वीडियो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाने के बारे में सोचा है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना या ना करना आपके ऊपर बात है, सीधी सी बात है। अगर आपको समझ में आए कंटेंट तो कर देना, नहीं आए तो मत करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। और हाँ, अब इसके ऊपर टॉपिक को आप पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, पैसेज सॉल्विंग ट्रिक्स। इट मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मीनिंग अपना होता है कि पढ़ते हुए आपको समझना है। पैसेज का मीनिंग क्या हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चन जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि पैसेज का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको पैसेज में से किसी लाइन को मिलाकर के ध्यान देना है कि प्रेजेंटली जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पैसेज की किस लाइन में मिल रहा है। तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहने वाले हैं। सेकंड बात, 2 या 3 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं किसके, रिलेटेड टू वोकैबुलरी। इट मींस वोकैब से जुड़े हुए भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब वोकैब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज को बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक गलत तरीका है। पैसेज को पढ़ना एक गलत तरीका है। अब पैसेज को पढ़ना कैसे है, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाना है, उन सब चीजों को करने के लिए अब आप मेरे इस पॉइंट्स की टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, जिसमें मैंने पहले नंबर पे लिखा है रीड द क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको पैसेज सॉल्व करना है तो सबसे पहले पैसेज की तरफ नहीं बढ़ना है। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो रहेगी रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। इट मींस आपको सबसे पहले पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है। अच्छा, इससे क्या होगा, अब कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल आएगा कि सर ऐसा करने से क्या होगा, हमें करना तो पैसेज को पढ़कर के आंसर देना है। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो उससे आपके मन में एक इमेज क्लियर होगी, एक फोटो क्लियर होगी, एक इमेज क्लियर होगी कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ने को मिला तो उस क्वेश्चन में किसके बारे में बात की जा रही है, मतलब कंटेंट जो है, पैसेज जो है, उसकी थीम क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। और इसमें जो भी अपने क्वेश्चन रहेंगे 5, 6, 7, 8, जो मतलब वट एवर द नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारों को पढ़ना है। अच्छा, फिर कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हम क्वेश्चन को पढ़े और हमारे समझ में आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर समझ में आए तो भी ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ना है, ठीक है। ओके, सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, उसके बाद में देन रीड द पैसेज। उसके बाद में क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है किसको, पैसेज को। अब यहां से क्या होगा, अगर मैंने एक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, अगर मैंने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो क्या होगा, मुझे पैसेज में वो लाइनें मिलेंगी जहां से मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया था। अब कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में रहेगा। अगर मैं 10 से 12, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा कि मैंने किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। ओके, नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा है, गिव फैक्चुअल आंसर। गिव फैक्चुअल आंसर, यहां पर जो फैक्चुअल है ये वर्ड बना है आपके इंग्लिश के वर्ड फैक्ट से, और फैक्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, सटीक। इसका मतलब क्या होगा, सटीक आंसर देना है। मतलब अपने को जैसे बोला जाए कि 20 वर्ड्स में आंसर देना है तो 20 में देना है। अगर आपको बोला जाए कि 50 वर्ड्स में देना है तो 50 वर्ड्स में देना है, ऐसा नहीं है
कि आपने तो कह दिया कि 20 शब्द में आंसर देना है और आपने क्या कर दिया 70, 80, 100 में टिका दिया। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूं, जरा ध्यान देना। तो मैं इनको मिटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। चलो आगे देखो। अब मैंने क्या करना है, मुझे बोला गया था कि गिव फैक्चुअल आंसर, इसका मुझे आंसर लगाना है किस तरीके से। जैसे हिंदी में आपको एक छोटी सी लाइन बोलता हूं कि भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ, उनके निवास स्थान की जगह जो थी वह थी अयोध्या। अब आपसे किसी ने यह पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ राम्स फादर, भगवान श्री राम के पापा का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप आंसर क्या दोगे, भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ, ऐसे दोगे। या फिर इसमें यह भी बताओगे कि वो अयोध्या के राजा थे, उनके 3-4 भाई थे, तो अपने को फैक्चुअल आंसर देना है, ठीक है। आगे ध्यान दो। अब मैं इसको इंग्लिश में एक बार आपको करके बताता हूं। जैसे मान लो मैंने 2-3 लाइन आपके पैसेज की कहीं से उठा करके यहां पर लिख दी। मैंने कहीं से एक पैसेज की लाइन उठाई, जैसे मैंने लिखा व्हेन आई वेंट टू, ठीक है, व्हेन आई वेंट टू जयपुर, व्हेन आई वेंट टू जयपुर लास्ट डे, यानी कि जब मैं कल जयपुर गया था। उसके बाद क्या लिखा मैंने, आई बोट ए न्यू ड्रेस। ये मेरे पास एक पैसेज की लाइन थी और इस पैसेज की लाइन से मुझे लगाना है आंसर। अब यहां पर जो क्वेश्चन की लाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी कि जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसे आया, वेयर डिड द नरेटर गो। ये अपने पास क्वेश्चन आया, वेयर डिड द नरेटर गो, नरेटर कहां पर गया था। अब इसका आंसर लगाने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनका दिमाग चलता है, क्या करते हैं वो, थोड़ा बहुत दिमाग चलेगा। अब 20 मिनट मतलब उस पैसेज को पढ़ेंगे, 20-25 मिनट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वो क्या करते हैं कुछ बच्चे, यहां पर उसने देखा गो है और इस गो से रिलेटेड वर्ड अपना क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है वेंट, तो वो वेंट को यहां से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, मतलब जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकर के जहां तक सेंटेंस चल रहा है वहां तक ऐसा कैसे चिपका देंगे, ऐसा कैसा चिपका देंगे। दूसरी चीज ये, अब अपने को क्या करना है, बिल्कुल सटीक आंसर देना है। तो आप क्या लिखोगे, इसमें देखो सेंटेंस, ये WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर अपने पास सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है। तो मैं अब जो अगला पॉइंट बताने वाला हूं उसके ऊपर आप ध्यान दें। तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा कैसे, नंबर 4 पॉइंट पे मैंने लिखा था आंसर हाउ, अपने को जवाब कैसे देना है। तो हमेशा ध्यान देना, अपने पास में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर उसी टेंस में देना है जिस टेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब समझे कि जिस क्वेश्चन का, जिस टेंस का मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे उसी टेंस में देना है। और कैसे देना है, अब हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 सेंटेंस के द्वारा। या तो आपको पूछा जाएगा कि सेंटेंस में सबसे पहले कोई WH वर्ड आएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको मिलने वाला है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन, या मैं कहूं इसको क्वेश्चन मार्क। एक तो मेरा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या आएगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलेगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो मेरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 2 तरीके से। अब किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो वो क्वेश्चन अपने को इन 2 तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को अपने को आंसर में चेंज करना है। तो जब हम इन क्वेश्चन को आंसर में चेंज करेंगे तो फिर मेरे मन में एक चीज उठा कि हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं कहूं अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकता हूं, मैं इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकता हूं और मैं इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकता हूं। तो मतलब ये दोनों जो मेरे सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, इसके बाद आपको मेन वर्ब यूज करने को मिल सकती है और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। एक पैटर्न तो आपका होता है ऐसे। दूसरा आपको ऐसा भी मिल सकता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिले और मेन वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अपने पास 2 प्रकार से आ सकता है, ठीक है। अब ये आप कहां पर यूज करोगे और ये आप कहां पर यूज करोगे, तो जब सेंटेंस में आपको ये वाला क्वेश्चन फॉलो करना है तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर आपको डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर आपको मिलेगा डू के साथ में फर्स्ट फॉर्म, या फिर आपको मिलेगा डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में आपको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है, आपको डू के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है या आपको डज के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे करोगे, जब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे,
जब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसको आप फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे, और जब आपको डज के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो आप इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस में चेंज कर दोगे। किस में चेंज करना है? मेन वर्ब में। कैसे? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस रहेगा। ठीक है, तो अपने को सेंटेंस इस तरीके से बनाना है। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस आओ, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म आओ, हैज हैव के बाद आईएनजी फॉर्म आओ, वॉज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आओ, हैड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आओ, सॉरी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आओ, मतलब कोई भी सेंटेंस हो किसके अलावा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो वहां पर आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आया सभी को। इसके बाद मैं यहां से इसको रब करता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। और अभी और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगे, लेकिन इस चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या? घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो तो मुझे अच्छे से पता है कि स्कूल में, तो किसी भी स्कूल में चले जाओ, तो कितने बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, वहां पर पैसेज को कोई नहीं पढ़ाता है। किसी भी स्कूल में चले जाओ पैसेज को कोई नहीं पढ़ाता है, और खासकर ट्रिक्स के द्वारा तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अब ध्यान दो, यहां पर WH वर्ड है, ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, और ये मेरे पास मेन वर्ब है। तो मेरा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो गया। अब इसका आंसर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस में देना है। अभी मैंने कहा था अगर डिड मिलेगा तो आपको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड फॉर्म किसके बाद आएगी? सब्जेक्ट के बाद में। तो दो नरेटर जो मेरा है वो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर इसको बना दिया। ठीक है, यहाँ पर जो डिड है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो द नरेटर वेंट, कहां पे गया था वो? जयपुर। द नरेटर वेंट टू जयपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके अलावा फिर आपको क्वेश्चन और किस तरीके से करना है, तो वीडियो में बने रहो। मैं भी थोड़ा आगे दो चार चीजें और लिखता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, यहां से मैंने इसको कर दिया है रब, और अब देखना, अब अपन क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अब फिर से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पैसेज की कुछ लाइनें दी है। पैसेज की कुछ लाइंस मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है राम बिहेव्स वेल टू एवरीवन। इट मींस राम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। एंड ही हेल्प्स एवरीवन, और वह प्रत्येक व्यक्ति की हेल्प करता है। इन द टाइम ऑफ देयर डिफिकल्टीज, उनके कठिनाइयों के समय में उसकी क्या करता है? हेल्प करता है, सभी की हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इट इज द रीजन, यही वो कारण है, ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो फिर मैंने यहां से क्वेश्चन उठाया, अपनी मर्जी से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया, और इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद में मुझे इसका आंसर लगाना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखूंगा 3 तरीके से, और 3 तरीके कैसे होंगे? एक तो वो आंसर होगा जो एक नॉर्मल लेवल का बच्चा करता है, मतलब जो नॉर्मल आईक्यू लेवल का बच्चा करता है। दूसरा, जो एक 60 to 70% स्कोर करने वाला बच्चा स्कोर करेगा। कैसे? मैंने कहा एक तो वो जो 50 स्कोर करता है वो कैसे करेगा, एक जो 80% स्कोर करता है वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा, और एक बच्चा जो 95% स्कोर करेगा उसको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी। तो मैं सारी बातें बताता हूं, उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, किस तरीके से अपने को उस आंसर को लिखना है। ध्यान दो, तो इसमें क्वेश्चन है व्हाई इज राम लाइक्ड बाय एवरीवन, राम सभी के द्वारा पसंद क्यों किया जाता है। अब मुझे समझ में आया कि राम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, ये बात बताई मैंने, और वह सभी की हेल्प करता है, तो यही वो कारण है कि वो सभी के द्वारा क्या किया जाता है? पसंद किया जाता है। लेकिन एक जो एवरेज बच्चा होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं एवरेज, तो जो एक एवरेज बच्चा होता है वो आंसर कैसे लिखेगा? उसने सीधी सी एक चीज नोटिस की, लाइक, और उसने एक चीज और नोटिस की, क्या? एवरीवन। इसके अलावा उसने क्या किया? इज के बाद थर्ड फॉर्म है, तो उसने क्या किया? इज के बाद में थर्ड फॉर्म है, उसने कुछ नहीं किया, यहां से सेंटेंस स्टार्ट किया और यहां से यहां तक उसने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर मेरा यहां से लेकर के यहां तक गया, ये उस बच्चे का आंसर है जो अपने आप में एवरेज है। हालांकि अब इस आंसर को आप पढ़ो, आपको हंसी आएगी। इट इज द रीजन ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, यही वो कारण है कि वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। अरे मूर्ख इंसान, एक बात बता, इस आंसर में तूने कहीं पर जिक्र किया है क्या कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब किस वजह से किया जाता है? हालांकि आपने लिख दिया और आप बड़े खुश हो गए, और घर पे आकर के कह रहे हो बच्चे, मतलब घर पे आ गए बच्चे पेपर दे करके, और घर वाले पूछ रहे बेटा पेपर कैसा हुआ, तो वो क्या कहेगा? तो आप बढ़िया कर दिया, मैं तो आंसर एकदम A to Z लगा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका आंसर तो गलत है। तो एवरेज बच्चे का आंसर क्या होगा वो आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, सेकंड चीज,
अब जो बच्चा थोड़ा अच्छा दिमाग लगा करके आता है, मतलब जो आपका 60 या 70 के आसपास स्कोर करेगा, उसका आंसर क्या होगा, वो क्या करेगा, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा और वो यहां तक चला जाएगा। इसका मतलब वो आपका आंसर लिखेगा, राम बिहेव्स वेल टू एवरीवन एंड ही हेल्प्स एवरीवन इन द टाइम ऑफ देयर डिफिकल्टीज, इट इज द रीजन ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन। लेकिन एक बात बताओ, आंसर तो सही है, आपको मार्क भी मिल जाएगा, 1 का होगा या 2 का होगा, आपको नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन वो जो इंप्रेशन वाली बात है ना, वो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस नहीं हुआ है। तो 2 आंसर आप लिख चुके हो, तीसरा आंसर क्या लिखोगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को आपको फॉलो करना है, और जो बेस्ट तरीका रहेगा आंसर को करने के लिए वो आपको क्या ध्यान देना है, इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, ये क्वेश्चन आया कैसे है। WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका आंसर मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना है, तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैंने कहा था कि क्वेश्चन जिस टेंस का है उसका आंसर उसी टेंस में देना है, तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सेंटेंस किसका है, पैसिव वॉइस का है, और सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो राम के साथ इज एम आर ही रहेगा, तो राम इज। इसके बाद मैंने लगा दिया क्या, लाइक्ड। उसके बाद लगा दिया मैंने एवरीवन, राम इज लाइक्ड बाय एवरीवन, राम सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। अब उसके बाद में आपको कारण देना है, तो आप हो सकता है कि पैसेज के किसी आंसर में आपको कभी सो का यूज करना पड़ सकता है, मतलब इसीलिए का सेंस भी देना पड़ सकता है, कभी कभी आपको दैट का यूज भी करना पड़ सकता है, की का सेंस देना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको कभी पैसेज के अंदर फॉर लिखना पड़ जाए, आपको कभी फ्रॉम लिखना पड़ जाए, आपको कभी लिखना पड़ सकता है क्या, बिकॉज, या फिर आप कभी THUS थस का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें देयरफॉर का यूज भी कर सकते हो। तो यहां पर मुझे लगा कि मुझे क्योंकि का सेंस देना है, क्योंकि, और क्योंकि को इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं, तो मैंने क्या किया, राम इज लाइक्ड बाय एवरीवन बिकॉज, क्योंकि वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है और सभी की हेल्प करता है, तो मैंने क्या लिखा, बिकॉज। अब यहां पर देखो, यहां पर तो था राम, चाहूं तो मैं यहां पर राम भी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे नाउन को एलिमिनेट करके उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करना है। अब क्योंकि राम एक लड़का है तो मैंने यहां पर ही प्रोनाउन का यूज कर लिया है, ठीक है। बिकॉज ही बिहेव्स वेल, वह अच्छा व्यवहार करता है, टू ऑल ऐसे भी कर सकते हैं, एंड हेल्प्स एवरीवन, एंड हेल्प्स एवरीवन इन द डिफिकल्ट टाइम, ये भी कर सकते हो आप। या फिर आप अब एक चीज सोचो कि यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस क्यों लगाया, यहां पर थोड़ा आपने पैसिव आंसर दिया है, तो भाई एक चीज सोचो, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म कब आती है, पैसिव वॉइस में तो आती है, और कब, कौन सी पैसिव वॉइस में, जो सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में, जो सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म में तो आती है, तो मैंने इसका आंसर लगा दिया। किस तरीके से, आपने समझ लिया इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैंने खूब आपको कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसको भी छोड़ो आप, इस चीज को ध्यान दो, अगर सेंटेंस में आपको डिड मिलेगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अगर आपको डू मिलेगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और इसके अलावा आपको डज मिलता है तो उसके बाद भी क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जब इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर या तो सेकंड फॉर्म में देना है, इसका आंसर दोगे फर्स्ट फॉर्म में, और इसका आंसर आप दोगे फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे यस। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी टेंस का है तो उसका आंसर आपको उसी टेंस में देना है, उसी पैटर्न में देना है जो आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। इसके अलावा देखो कई बार क्या हो सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आगे आपको एक चीज और बताता हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला एक चीज, कई बार हमें प्रोनाउन को चेंज करना भी पड़ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि प्रोनाउन को चेंज कैसे करना है। जैसे मान के चलो आपने कभी सेंटेंस में ही का लिख दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन था मेरे पास और पेपर में जैसे मान लो मेरे पास मी आया कहीं ना कहीं पर, ठीक है। या मान लो मेरे पास पेपर में आया क्या, माई, ये मान लो मेरे पास पेपर में आया आई, तो इनको जब चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं, तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का क्या बन जाता है, हिम, ठीक है। माई का क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा, और आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो कई बार अपने को प्रोनाउन को चेंज करना भी पड़ सकता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो मैंने आपको पैसेज को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक बताई है, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पढ़ना है पैसेज, फिर आपको फैक्चुअल आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। आंसर को हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में दोगे, जिस भी क्वेश्चन टेंस का हो उसका आंसर उसी टेंस में देंगे। 3 चीज। नंबर 4 चीज आपको क्या करनी है, आंसर कैसे दोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में दोगे। इसके बाद में अब कुछ क्वेश्चन बच गए मेरे वोकैबुलरी के, तो वोकैबुलरी जो है उस वोकैबुलरी का आपको क्या करना है भाई, वोकैब का जो कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वोकैब के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे वर्ड्स की नॉलेज होगी तो मुझे
आंसर इसका मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे वोकैबुलरी के बारे में ABCD में नहीं आती है वोकैबुलरी की, तो मैं नहीं कर सकता। और इसमें मैं आपको खुद कह रहा हूं अपने हृदय पर हाथ रख करके कि कोई भी टीचर हो, दुनिया का कितना बड़े से बड़ा टीचर हो, वो आपको वोकैबुलरी में हेल्प नहीं कर सकता पैसेज में। तो इसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इतना बड़ा कोई टॉप नहीं है 12वीं क्लास का पेपर, 10वीं क्लास का पेपर, कि आप सिर्फ पैसेज सोल्व ही नहीं होगा, आपकी वोकैब सोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने मेरे एफर्ट को अगर समझा कि अच्छा एफर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और हो सके तो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल्स पर इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, कल मिलते हैं।